हेलो एवरीवन। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज पढ़ रहे हैं टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें बेसिकली हमने ये दिखाया था कि क्या कोई पैटर्न है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को लेके। दूसरा बेटा हमने ये डिस्कस किया था पैटर्न के बाद कि बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व क्यों करना है, ये डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस कैसे होता है। दूसरा चीज, ये थर्ड लेक्चर ही है जो मेनली एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 10 इयर्स में अगर बायोडाइवर्सिटी से मान लो 10 क्वेश्चन आए हो या 15 क्वेश्चन आए हो तो उसमें से 15 में से 10 क्वेश्चन ये थर्ड लेक्चर से आपको मिल जाएंगे। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने यहां पर लॉस इन बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं लॉस इन बायोडाइवर्सिटी। तो हम आपसे यहां क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी कैसे डिस्कस करती है। एनसीईआरटी कहती है कि ये तो सच है कि हमने कोई नई स्पीशीज ऐड नहीं करी है। मतलब इतने सालों में ह्यूमन ने कोई नई स्पीशीज ऐड नहीं करी है, या ह्यूमन छोड़ दो, नेचर ने इतने टाइम में, अभी जो रिसेंट ह्यूमन का 400-500 साल मान लेते हैं, इसमें कोई नई स्पीशीज ऐड नहीं करी है, पर एक्सटिंक्ट जरूर हुई है। ये समझ में आ रहा है? ये तो श्योर है कि ह्यूमन की वजह से या किसी भी रीजन से जब से ह्यूमन अर्थ पे है कोई नई स्पीशीज ऐड नहीं हुई होगी। क्लियर है? पर एक्सटिंक्ट जरूर हुई है। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, इट इज श्योर दैट नो न्यू स्पीशीज been added after human civilization मतलब स्प्रेड या मतलब बनी आगे बढ़ी है या ग्रो करी है, तो उसके बाद कोई नई स्पीशीज तो ऐड नहीं हुई, बट एक्सटिंक्ट श्योरली, ये श्योर है कि एक्सटिंक्शन हुई है, अकर्ड। कुछ डाटा बात करते हैं, कुछ डाटा पे बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। आपको इक्वेटर पता है? इक्वेटर होता है जो इक्वेटर के आसपास जो आइलैंड्स हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल आइलैंड्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल आइलैंड्स कहते हैं। जो भी इक्वेटर के आसपास छोटे छोटे बड़े आइलैंड्स हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल आइलैंड्स कहते हैं। तो हुआ ये है कि ह्यूमन जब से उन ट्रॉपिकल आइलैंड्स पे गया है, लगभग 2000 टाइप के तो बर्ड्स एक्सटिंक्ट कर गए। तो पहला एग्जाम्पल ये है किस बात का? टू शो एक्सटिंक्शन हुई है। कुछ एग्जाम्पल हम शो कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो हमने ये बताया कि सिंस ह्यूमन इन्वेडेड ट्रॉपिकल आइलैंड, क्या ट्रॉपिकल आइलैंड जब से ह्यूमन ने इन्वेड किया है, नियरली 2000 बर्ड्स एक्सटिंक्ट कर गए हैं वहां से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम IUCN है। IUCN क्या होती है बेटा? ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड डाटा निकालते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, ये है हमारे पास IUCN है। तो IUCN जो आपके पास है, ध्यान से सुनेंगे, IUCN ने क्या किया है? पब्लिश किया है रेड डाटा लिस्ट। आप समझ रहे हैं? रेड डाटा लिस्ट को पब्लिश किया। आप समझो इस बात को। तो IUCN पब्लिश्ड रेड डाटा लिस्ट, एक लिस्ट निकाली है जिसे हम रेड डाटा लिस्ट कहते हैं। और उस रेड डाटा लिस्ट में बेसिकली क्या है, आप समझे ध्यान से। रेड डाटा लिस्ट में बेसिकली क्या है? वो लिस्ट में स्पीशीज के बारे में बताते हैं कि किनको खतरा है, कौन सी एक्सटिंक्ट कर गई है। तो IUCN ने एक लिस्ट निकाली है जिसमें लगभग उन्होंने लिस्ट में बताया कि जो 784 स्पीशीज अब तक एक्सटिंक्ट करी हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब इतना ही डाटा वो निकाल पाए, जिसमें से 359 हमारे पास 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 338 वर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स हैं। तो ये IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। आप देखो ध्यान से,
कि हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं एक्सटिंक्शन को लेके। तो हम IUCN जो है हमारे पास एक तरह की रेड डाटा लिस्ट है। इस रेड डाटा लिस्ट में बेसिकली क्या बताया जाता है, आप देख लो कि ह्यूमन जो है वो जब से, ध्यान से सुनेंगे, ट्रॉपिकल आइलैंड पर आया है तो वहां पर एक्सटिंक्शन हुई है। IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसने एक रेड डाटा लिस्ट पब्लिश करी, उसमें ये पता चला। दूसरा देखो बेटा, हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार डाटा ये उतना काम का नहीं है। लास्ट 27 ईयर में ही 20 स्पीशीज एक्सटिंक्ट करी है। अब होता क्या है, सॉरी 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट करी है। होता ये लगता है 27 तो बहुत कम है, पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्पीशीज बनने में हजारों साल लगते हैं, तो 20 साल में 27 काफी बड़ा नंबर लगता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि लास्ट 20 ईयर्स में हमारे पास 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर गई है। आप समझ रहे हैं, 27 स्पीशीज क्या कर गई है, एक्सटिंक्ट कर गई है। तो ये कुछ डाटा है हमारे पास जो ये बता रहा है कि जब से ह्यूमन की इंटरवेंशन हुई, ह्यूमन आया है, तो मेजर रीजन क्या है एक्सटिंक्शन का, ह्यूमन की वजह से, है ना, ह्यूमन के आने की वजह से। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज के। उनमें सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा डोडो। डोडो क्या है, एक फ्लाइटलेस बर्ड होता है। जैसे मान लो आपके पास पेंगुइन होता है ना, ऐसे एक डोडो फ्लाइटलेस बर्ड है हमारे पास। ऐसे फ्लाइटलेस मतलब जैसे आपने वो सुना है, ऑस्ट्रिच सुना है ना, उसी तरीके से हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड, बिना उड़े, है ना, ये मॉरिशस में मिलता था, तो वहां से एक्सटिंक्ट हो गया, अब नहीं मिलता। दूसरा मेरे पास हम लिख रहे हैं थाइलासीन। थाइलासीन क्या होता है बेटा, जैसे आपका डॉग वगैरह होते हैं ना, फॉक्स वगैरह, वैसा दिखता है। तो थाइलासीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो गया। डॉग जैसा दिखता है वैसा ही दिखता है थाइलासीन, थोड़ा दिमाग में आपके रहेगा। थर्ड हमारे पास है क्वेगा। क्वेगा बेटा आपने जीब्रा देखा, जीब्रा, जीब्रा हॉर्स जैसा जो होता है, क्वेगा वैसा दिखता है। तो फ्रॉम अफ्रीका वो एक्सटिंक्ट हो गया है ना, वो हमारे पास क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है। उसके अलावा बेटा हमारे पास एक है स्टीलर सी काऊ। स्टीलर सी काऊ कैसा दिखता है, जैसे आपने वो सील देखा होगा, सील होता है ना जो पानी में मिलता है, सील जिसकी बड़ी सी मूंछ सी होती है, बड़ा सा होता है, सील कहते हैं उसे, तो वैसा दिखता है। तो ये फ्रॉम रशिया, ये वहां से एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं आपको जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है। इसके अलावा बेटा टाइगर की कुछ सब स्पीशीज मिलती थी। देखो टाइगर एक स्पीशीज है, उसकी भी छोटे अंदर मतलब जैसे ब्रीड होती है ना, ऐसे टाइगर की कुछ सब स्पीशीज मिलती थी। उनके नाम थे बाली, जावन, ये मलेशिया वगैरह में, यहां पे कैस्पियन, ये सब स्पीशीज हैं बेटा। किसकी हैं, सब स्पीशीज है टाइगर की, सब स्पीशीज ऑफ टाइगर। ये हमारे पास क्या हो गई, गेट एक्सटिंक्ट हो गई। ये क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, है ना, गेट एक्सटिंक्ट। तो आपको अब यहां पर ये चीज समझ में आ गई आपको कि भाई एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। अब मेरे पास एक सिंपल सा लॉजिक सुनो ध्यान से। हमारे पास कोई थ्रेट है क्या एक्सटिंक्शन का, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, कोई पैटर्न मिलता है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। मतलब मैं आपसे एक बात, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, उसके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, क्योंकि नई स्पीशीज ऐड नहीं हुई, कुछ ना कुछ एक्सटिंक्ट हुई हैं। मैंने कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नाम भी बता दिए। अब हम ये देखते हैं कि यार स्पीशीज जो चली गई ठीक, लेकिन क्या कुछ स्पीशीज को खतरा भी है। तो खतरा जो होता है उन्हें हम कहते हैं थ्रेट, थ्रेट है। तो थ्रेट को लेके क्या कोई पैटर्न है मेरे पास, पैटर्न समझ में आता है क्या, आप कोई ऐसा फील करते हैं यार कोई मुझे पैटर्न दिखता है क्या कि इस स्पीशीज को खतरा है, कोई मुझे पैटर्न है क्या, क्या किसी स्पीशीज को ज्यादा खतरा है, ऐसा कोई पैटर्न है आपके पास? बिल्कुल है। देखो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं, सम ग्रुप फेसिंग मोर थ्रेट। अगर मैं आपसे कहूं, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर कोई एनिमल बड़ा है, जैसे मान लो मैमल है, कोई बड़ा मैमल है, तो उसको, वो फॉरेस्ट में रहता है, तो उसको अपने बच्चे को छुपाने के लिए जगह भी, जब उसके बच्चे का बर्थ होता है, आपको पता है कि किसी बड़े मैमल के जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसको खाने के लिए काफी प्रेडेटर आ सकते हैं, इवन एलिफेंट के बच्चे को भी, तो उसको छुपाने के लिए डेंस फॉरेस्ट चाहिए।
तो अगर डेंस फॉरेस्ट कम होंगे तो सबसे पहले उन्हें नुकसान पहुंचेगा। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, जिनको ज्यादा खतरा है। उनमें अगर मैं बात करूं कि लगभग मेरे पास कितनी स्पीशीज हैं, 15,500 स्पीशीज ऐसी हैं जिनको खतरा है, फेसिंग थ्रेट, जो खतरा फील कर रही हैं। उनमें से आप समझना ध्यान से, उनमें से हमारे पास जो 15,500 है, आप समझे ध्यान से, 15,500 थ्रेट फील कर रहे हैं। उनमें से आप समझें इस चीज को, 15,500 स्पीशीज फेसिंग थ्रेट, उनमें से हमारे पास लगभग 12% हमारे पास बर्ड्स हैं जिनको थ्रेट है। 23% एम्फीबियंस, देख रहे हो एम्फीबियंस फ्रेश वाटर में मिलते हैं, काफी उनको थ्रेट रहता है। मैमल्स है बेटा, सॉरी 23% मैमल्स हैं जिनको काफी थ्रेट है, ठीक है। और हमारे पास बेटा 31% जिम्नोस्पर्म, और अगर आप ध्यान से देखें 32% हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एम्फीबियन। बाकी और भी होंगे, लेकिन अभी ये 100% नहीं हुआ बेटा। तो हम ये कह रहे हैं जो ये 15,000 है, इनमें मैक्सिमम तो ये हैं, बाकी 3% में और लोग आ जाएंगे, वो अलग है, 2-3% जो बचा है। लेकिन आप देख रहे हो मैक्सिमम खतरा एम्फीबियंस को फ्रेश वाटर में मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म का ये टाइम नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म का एरा नहीं है ग्रो करने का, उतने ऊंचे ट्रीज को सपोर्ट मिलना और उनको उतना सपोर्ट मिलना उनके सीड्स का, क्योंकि लगभग 20 साल के बाद सीड बनते हैं, ये सारी चीजें उतना सपोर्ट नहीं कर रही हैं। मैमल्स बड़े साइज के होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं वो फ्रूट पर डिपेंड करते हैं, इनको भी काफी ज्यादा थ्रेट है ना, और इंसेक्ट पे मतलब उनके रहने की जगह नहीं है उतनी, तो ये इनको थ्रेट है, सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं है। तो क्या हमें पैटर्न मिला, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहां पर ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपसे, अब हमने पैटर्न भी देख लिया, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखो मैंने यहां हेडिंग लिखी हुई है पर उसको मत देखो, मेरी बात सुनो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यार क्या ह्यूमन ने एक्सटिंक्शन कराया है, या मैं आपसे ये बोल रहा हूं क्या सिर्फ ह्यूमन ही जिम्मेदार है या कोई और भी रिस्पॉन्सिबल था? आप समझो मेरी बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या ह्यूमन से पहले कभी एक्सटिंक्शन होता नहीं था? क्या सिर्फ ह्यूमन ही कराता है? क्या ह्यूमन से पहले कोई एक्सटिंक्शन नहीं होता था? ऐसी कोई बात है? हुआ ये है कि बेटा जब से अर्थ बनी है, लगभग अर्थ कितनी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर पुरानी है। हमारे पास अर्थ का जो ये टाइम है, इसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, जीईओ, क्योंकि हम इसे रॉक से देखते हैं। किससे देखते हैं? रॉक से देखते हैं, पत्थर से देखते हैं, तो इसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं, तो मुझे क्या फील होता है, आप समझे ध्यान से, क्या फील होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मैंने ये देखा है कि ये तो सच है कि ह्यूमन की वजह से एक्सटिंक्शन हो रही है, पर उससे पहले 5 बड़े ऐसे एपिसोड हुए हैं जहां मास एक्सटिंक्शन हुई है। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि मान लो ये अर्थ पर एक लंबा टाइम रहा है ना, ये आज का टाइम है, करंट है, और इससे पहले बहुत पुराना टाइम है, मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये लगभग 4.5 बिलियन ईयर का टाइम है जब अर्थ बनी। मेरे पास कुछ ऐसे 5 बड़े टाइम पीरियड आए जब काफी मास एक्सटिंक्शन हुई थी। मास एक्सटिंक्शन मतलब 5 बड़े ऐसे टाइम थे, मतलब जैसे अर्थ पे नॉर्मल टाइम चल रहा है, फिर एक काफी 2000, 5000, 10,000 या 1,00,000 साल तक लगातार एक्सटिंक्शन हुई मास में, है ना। ऐसे 5 एपिसोड आए हैं अर्थ पे, ये 6ठा एपिसोड है। तो हम ये कह रहे हैं, एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, पर हम एक बात ये भी कह रहे हैं कि अर्थ पर क्या हुआ है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ह्यूमन एक्सटिंक्शन करा रहा है। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्रॉब्लम इज नॉट एक्सटिंक्शन इज अकरिंग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक्सटिंक्शन हो रही है, अर्थ ऑलरेडी विटनेस्ड। आप सोचो एक कहानी देखो बेटा, ऑलरेडी विटनेस्ड लगभग कितने एपिसोड, मैं लिखूंगा 5 मेजर एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन।
5 मेजर एपिसोड एक्सटिंक्शन के अर्थ ने फील किए हैं, उस पर हुए हैं। दिस इज 6th एपिसोड, दिस इज 6th एपिसोड। ये छठा एपिसोड है बेटा, ये छठा एपिसोड है, आप समझ रहे हो। दिस इज 6th एपिसोड, ये हमारे पास 6th एपिसोड है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज स्पीड, प्रॉब्लम इज स्पीड, स्पीड ऑफ एक्सटिंक्शन। जो स्पीड ऑफ एक्सटिंक्शन है वो बहुत फास्ट है, इज वेरी फास्ट। वो स्पीड बहुत फास्ट है, मतलब क्या? 100 से 1000 टाइम फास्ट है। पहला भी एक्सटिंक्शन हुआ था लेकिन इतना टाइम फास्ट है, और अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो लगभग हम मतलब 50 साल के अंदर ही, या मैं मानूंगा 100 साल के अंदर ही हम मोर देन 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस कर देंगे। तो आप समझ रहे हो, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन से पहले एक्सटिंक्शन नहीं हुई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके आने से पहले डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए ना, ह्यूमन आया उससे पहले डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, तो क्या ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल? नहीं, होता रहा एक्सटिंक्शन। लेकिन प्रॉब्लम स्पीड को लेकर है। अगर ये स्पीड बनी रही तो लगभग हम ये बोल रहे हैं कि 50 से 100 साल में 50% बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। आप सोच रहे हो अगर ये स्पीड बनी रही तो इसका मतलब ये स्पीड बहुत तेज है इस वक्त। और क्यों हो रखी है? क्योंकि हमने सब जगह हैबिटाट खराब कर दिए हैं, जहां एनिमल्स प्लांट्स रहते हैं मैंने सब जगह डिस्ट्रॉय कर दिए। हमने, मतलब बेसिकली मैं नहीं था उसमें, आप भी होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे की कहानी देखते हैं। तो इफेक्ट क्या पड़ रहा है इससे? इफेक्ट क्या पड़ रहा है लॉस इन बायोडाइवर्सिटी से? सबसे पहला इफेक्ट पड़ रहा है डिक्रीज इन प्रोडक्शन, डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट रही है, खाना कम बन रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? इंटरनल डिस्टरबेंस बढ़ जा रही है। इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब होता है कि जैसे वाटर साइकिल हो गई, इंक्रीजेस, जैसे लाइक वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गई, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, ये डिस्टर्ब हो गया, तो इंटरनल डिस्टरबेंस बढ़ गई है ना, इंटरनल डिस्टरबेंस बढ़ गई है। और हमारे पास क्या हो गया बेटा? इकोसिस्टम अनस्टेबल होता जा रहा है। इकोसिस्टम की क्या है? स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रही। तो जो हमने रोल लिखे थे याद है बायोडाइवर्सिटी के, वही इसका इफेक्ट होगा। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज करी है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट है बेटा लॉस इन बायोडाइवर्सिटी के, जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, है ना, बात कर सकते हैं। अभी हम पहले एनसीईआरटी देखेंगे कि क्या हुआ है एग्जैक्टली क्या हुआ है ये देखेंगे। तो हमने यहां पर ये बोला है कि वाइल इट इज डाउटफुल, ये तो डाउट है कि कोई नई स्पीसीज नहीं ऐड हुई होगी, बट अर्थ की ट्रेजरी पे, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्सटिंक्शन चल रहा है और बायोलॉजिकल जो वेल्थ है वो बहुत जल्दी से कम हो रही है। द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, मतलब बाहर से जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे लोग आए, उससे हुआ क्या? मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड एक्सटिंक्ट कर गई। कितनी? मोर देन 200। तो मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड एक्सटिंक्ट कर गई जब ह्यूमन ने उस आइलैंड पे आया। IUCN 2004 में एक लिस्ट निकाले थे, 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट किया, जिसमें से 338 क्या है? वर्टिब्रेट, ये इनवर्टिब्रेट, इतने प्लांट है। और लास्ट 500 साल में बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट करें, जैसे डोडो मॉरिशस में, क्वागा अफ्रीका, थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काउ रशिया, एंड देयर आर 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली, जावन, कैस्पियन। ये लास्ट 20 ईयर्स में ही 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट करी है। देख रहे हैं, केयरफुल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम। ऐसा नहीं कोई भी एक्सटिंक्ट हो रहा है, कुछ ग्रुप्स को ज्यादा खतरा है ना, कुछ ग्रुप जैसे एम्फीबियन को ज्यादा खतरा है। और एडिंग टू दिस ग्रिम मतलब खतरनाक सिचुएशन को अगर मैं देखे तो 15,500 स्पीशीज को थ्रेट है, उसमें से 12% बर्ड्स हैं, 23% मैमल हैं, 32% एम्फीबियन और 31% जिम्नोस्पर्म। तो ज्यादा खतरा इन ग्रुप्स को है। ठीक है, उसके बाद हम ये कह रहे हैं बेटा, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखें
अगर हम ध्यान से देखें, फ्रॉम अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अगर मैं फॉसिल्स के थ्रू देखूं, मैं रॉक वगैरह में फॉसिल के थ्रू देखूं, तो ऐसा नहीं है कि लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन पहले नहीं हुआ. वन वी आर करेंटली विटनेसिंग हैव ऑल्सो हैपेंड अर्लियर, इवन बिफोर द ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द लॉन्ग विल. देखो मैं आपको कह रहा हूं कि 4.5 बिलियन अर्थ पुरानी है और लाइफ मान लेते हैं 3 बिलियन साल पहले आई थी. तो अगर हम देखें, ओरिजिन और लाइफ फैली है, पर हमने क्या देखे हैं, 5 एपिसोड देखे हैं मास एक्सटिंक्शन के. इस 3 बिलियन से हमने 5 एपिसोड देखे हैं. ये छठा एपिसोड है जो चल रहा है. ठीक है. द डिफरेंस इज इन द रेट. जो करंट स्पीड है वो इतनी फास्ट है, 100 to 1000 टाइम फास्ट है. सही है. जिसकी वजह से अगर ये ऐसा ही चलता रहा कि मोर देन 50%, देख रहे हो, मोर देन 50% बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट 100 ईयर्स में खत्म हो जाएगी. आ रहा समझ? इस स्पीड से चलता रहा तो प्रॉब्लम ये है. और अगर आप लॉस इन बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट पढ़ेंगे तो पहला है बेटा डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस का वेरिएशन आ रही है, मतलब डिस्टर्बेंस आ रही है ना, ये सब डिजीज साइकिल, वाटर साइकिल, इन सब में, है ना. क्लियर है? तो ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है और वही हम भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं हम अलग बोलते हैं. और ये चीज आपको देख रहे हो 100 टाइम फास्टर आ जाते हैं. इविल क्वाड्रेट, 4 रीजन. देखो आप एक चीज समझे ध्यान से, हमारे पास 4 बड़े रीजन है. अगर हम अब यहां से टॉपिक को मूव करते हैं और हम ये खोजते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है, उसके कारण खोजते हैं, तो हमने ये देखा कि 4 बड़े रीजन है लॉस इन बायोडाइवर्सिटी के. 4 बड़े रीजन, उसको हम इविल क्वाड्रेट कहते हैं, है ना. एनसीईआरटी ने लिखा है निक नेम. निक नेम मतलब ये एक निक नेम है. वो निक नेम के लिए वर्ड यूज करते हैं सॉब्रिक्विट. सॉब्रिक्विट मतलब एक तरह का निक, हम किसी चीज का निक नेम रख रहे हैं तो निक नेम रखा जाता है एविल क्वाड्रेट. मतलब एविल मतलब शैतान. 4 चीजें हम बताएंगे जो मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का. तो उनमें सबसे पहला जो है रीजन वो है बेटा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस का फर्स्ट रीजन है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. समझ लो ध्यान से ये क्या है. हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये है हमारे पास. अब ये क्या है आपको समझना चाहिए, ये क्या है आपको समझना चाहिए. सबसे पहला रीजन है हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से. हमने ह्यूमन ने जैसे जैसे अपने आप को ग्रो किया है या डेवलपमेंट करी है, उन्होंने फॉरेस्ट काटे हैं. तो फॉरेस्ट काटने से क्या हुआ है, मतलब ह्यूमन ने क्या किया है, ह्यूमन ने फॉर वेरियस रीजन फॉरेस्ट को कट किया है बेटा. क्या किया है? फॉरेस्ट को कट किया है. अगर उसने फॉरेस्ट को कट किया है तो उससे लॉस इन हैबिटाट हुआ है. आप समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? उससे क्या हुआ है, फॉरेस्ट कट किया है तो हमारे पास लॉस इन हैबिटाट हुआ है. हैबिटाट लॉस हुआ है ना, वो एनिमल्स को रहने के लिए जगह नहीं मिली. तो ह्यूमन ने बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने फॉरेस्ट को काटा, उसकी वजह से हैबिटाट लॉस हुआ. चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात लग रही है. हैबिटाट लॉस अच्छी नहीं खराब बात है. हैबिटाट लॉस हुआ है और एक्सटिंक्शन हुआ है. एक्सटिंक्शन हुआ है किसका? स्पीशीज का. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि हमारे पास जो बेटा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, पहले वो 14% थे, अभी ऑफ अर्थ था, अर्थ का जो लैंड एरिया, अभी सिर्फ 6% ऑफ अर्थ लैंड एरिया है. आपको समझ आ रहा है? कम बचे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. दूसरा इसका एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे बोला हुआ है अमेज़न फॉरेस्ट. तो जो अमेज़न फॉरेस्ट थे उन्हें काटा जा रहा है. कट फॉर, किस लिए काटा जा रहा है बेटा? ए फॉडर फॉर बीफ कैटल. फॉडर फॉर बीफ कैटल मतलब हम वहां पे चारा उगाएंगे बीफ के लिए, है ना, फूड ये एक तरीके से. दूसरा क्या कर रहे हैं? सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए. और आपकी एनसीईआरटी कहती है कि भाई सोयाबीन कल्टीवेशन और इसकी वजह से अमेज़न फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जिसे पहले हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते थे. अमेज़न फॉरेस्ट को अभी भी लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं अमेज़न फॉरेस्ट.
तो अमेजोन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है सोयाबीन कल्टीवेशन और बीफ कैटल को के लिए फॉडर उगाने के लिए। अब देखो मतलब एनसीईआरटी ने बोला है कि जब ये चैप्टर आप कंप्लीट करोगे 1000 हेक्टेयर और फॉरेस्ट काटा जा चुका होगा। बहुत तेज स्पीड से काट रहे हैं बेटा, फास्ट स्पीड से काट रहे हैं, आप समझ रहे हैं, फास्ट स्पीड से उसको कट कर रहे हैं फॉरेस्ट को। तो 1000 आप समझ रहे हैं हेक्टेयर आपका फॉरेस्ट, जब आप चैप्टर मतलब पढ़ के रीड करोगे। कुछ बच्चे समझदार जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे कहते सर ये चैप्टर मत करवाना, नहीं तो अमेजोन फॉरेस्ट काटे जा सकते हैं, है ना, बताओ ऐसे होता है। ठीक है, आगे देखो, यहां पर दो चीजें हैं बेटा, एक लिखा है हमने हैबिटाट लॉस। नाउ व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। हैबिटाट लॉस तो समझ में आ गया, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये एक बड़ा फॉरेस्ट है, इस बड़े फॉरेस्ट में अगर आप पैचेस में रिमूव कर दोगे, जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा फॉरेस्ट है, यहां आपके पास पूरे प्लांट्स हैं ऐसे, अगर आप पैचेस में फॉरेस्ट को काट दोगे, कहीं कहीं पर कट कर दोगे, जैसे मान लो आपने कुछ फॉरेस्ट को यहां काट दिया, यहां पे काट दिया, कुछ यहां काट दिया फॉरेस्ट में, तो आपको एक नुकसान क्या होगा, सुनना ध्यान से। मान लो आपने किसी फॉरेस्ट को पैचेस में काट दिया, पैचेस समझ में आता है, आपने ट्री को कट किया पैचेस में, कट इन पैचेस, उससे क्या होता है इफेक्टिवली पूरा ही फॉरेस्ट खराब हो जाता है। मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवली जैसे मान लो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उसमें आपने बीच बीच में कहीं कहीं आपने क्या किया, टुकड़ों में पूरे ट्रीज काट दिए, उससे ऐसा होगा वो पूरा ही फॉरेस्ट किसी काम का नहीं होगा स्पीशीज के लिए, इफेक्टिवली एंटायर फॉरेस्ट इज लॉस्ट। इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। हमारे पास बेटा कुछ ऐसे एनिमल्स और होते हैं हमारे पास, जैसे हम ये कहते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि मान लो मैमल्स और बर्ड्स, उनको अपने बच्चों को बचाने के लिए डेंस फॉरेस्ट चाहिए, छुपाते हैं वहां पर। अगर फॉरेस्ट डेंस नहीं होगा, ऐसे क्या होगा, ट्री कट इन पैचेस, नाउ फॉरेस्ट इज नॉट डेंस, वो घना फॉरेस्ट नहीं रह जाएगा, नॉट डेंस। अगर वो डेंस नहीं रहा तो मेरे पास जो लार्ज साइज के एनिमल्स हैं, लार्ज साइज के एनिमल्स कैन नॉट हाइड, है ना, कैन नॉट हाइड देयर, है ना, मतलब देयर यंग वंस, वो बचा नहीं पाएंगे। तो ज्यादा नुकसान किसको होता है, मैमल्स, एग्जांपल मैमल्स और बर्ड्स को। आ रही बात समझ, मैमल्स एंड बर्ड्स का ज्यादा नुकसान होता है बेटा, है ना, मैमल्स और बर्ड्स को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आपको ये चीज समझनी है, व्हाट इज हैबिटाट लॉस। हैबिटाट लॉस का मतलब आपने फॉरेस्ट काट दिया, खत्म हो गया, हैबिटाट खत्म हो गया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़ों में काटा, उससे भी हैबिटाट एक तरीके से लॉस हो रहा है। और इसमें क्या होता है, लार्ज साइज एनिमल्स को ज्यादा नुकसान होता है, मैमल्स और बर्ड्स, क्योंकि उनको बड़ा फॉरेस्ट चाहिए, उनको लगातार बड़ा फॉरेस्ट चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को छुपा सके, शिकार कर सके, मतलब एक तरीके से प्रे को कैच कर सके, है ना, क्लियर है। अब आगे देखो, अब यहां से हमारे पास हम डिस्कस करेंगे दूसरा रीजन जो हम यहां पर दिखते हैं, वो है बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन के साथ बेटा एक प्रॉब्लम है कि वो उतना नहीं कमाता जितना उसे खाना होता है, ज्यादा कमा लेता है, लालच है उसमें ना, ये चीज आप देखोगे एक नेचर में है। तो हम ये कहते हैं when need turn into greed, तो ह्यूमन क्या करेगा, एक्सेसिव यूज करता है रिसोर्सेस का, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको ये पता है कि कुछ साल पहले अभी भी चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा था चाइना का एक आइलैंड को लेके, कोरिया के साथ और जापान वगैरह के साथ चल रहा था। एक छोटा सा आइलैंड है ना, उस छोटे से आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। आप सोचो एक बहुत बड़ी कंट्री एक छोटे से आइलैंड पे क्या करेगी, उसको वहां क्या मतलब मक्का उगाना है, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी आइलैंड के आसपास का एरिया उसी कंट्री को बिलोंग करेगा, और वहां होते हैं ऑयल के सोर्स, वहां से वो ऑयल निकालते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो ये कंट्री है, इंडिया है, इंडिया का अपना जो वाटर है, जैसे इतनी दूर में ही इंडिया के कंट्रोल में है, मान लो दूसरी कंट्री है उसका पानी है,
लेकिन कुछ ऐसा एरिया होता है जो किसी के कंट्रोल में या कंट्रोल में मान लो हो भी, तो हम क्या करते हैं उसमें जो फिश पकड़ने जाते हैं लोग, वो उनको नहीं होता है कि वो किस फिश को कितना पकड़ रहे हैं, वो सबको मार देते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं या जो मैरीन वाटर होता है उसमें कंट्रोल नहीं होता किसी फिश को कितना पकड़ना है, वहां पर डेफिनेटली ओवर एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो मान लो मैं अगर कंट्रोल कर भी सकता हूं तो उसको एक उसमें कर सकता हूं, यहां पे कर सकता हूं, यहां थोड़ी मैं कुछ कह पाऊंगा उसे फिशरमैन को। तो होता यह है कि रिसेंट टाइम पर यह देखा गया कि फिशरमैन ने मैरीन फिश का ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या हो गई, हमें पता भी नहीं है, वो तो मैनी मैरीन फिश जो डिस्कवर भी नहीं हुई थी कहीं तो, या डिस्कवर हुई भी तो कोई बात नहीं, मैनी मैरीन फिश इज ओवर एक्सप्लॉइटेड और वो एक्सटिंक्ट हो गई एंड गेट एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो गई। बहुत बढ़िया, ये तो खराब बात हुई। उसके अलावा बेटा और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि स्टीलर सी काउ, स्टीलर सी काउ है ना, ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन से, और एक पैसेंजर पिजन होता है बेटा, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। पैसेंजर पिजन खाते ही होंगे इसको, ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन से एक्सटिंक्ट हो गए। तो आपको ये समझना चाहिए गेट एक्सटिंक्ट, है ना, ज्यादा इनको यूज कर लिया, खा गए इन्हें, है ना, ह्यूमन ने ज्यादा यूज कर लिया, किसी चीज के लिए भी होता था, है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से उसको क्या किया, मतलब ज्यादा यूज कर लिया। थर्ड बेटा हमारे पास है, हम लिखते हैं को एक्सटिंक्शन। नाउ व्हाट इज को एक्सटिंक्शन, समझना, व्हाट इज को एक्सटिंक्शन। मेरी बात सुनो, दिस इज होस्ट, मान लो ये होस्ट है, इस होस्ट पर ये पैरासाइट है, दिस इज पैरासाइट, दिस इज पैरासाइट, और ये पैरासाइट कैसा है, ऑब्लिगेट, किसी और पे नहीं जा सकता। ऐसे पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट कहते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है किसी और पे नहीं जाएगा। तो अगर इफ होस्ट ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट एक्सटिंक्ट, पैरासाइट एक्सटिंक्ट, तो हमारे पास पैरासाइट भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट। भाई जिससे वो खाना लेता, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया तो वो भी हो जाएगा। दूसरा आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था यूका प्लांट और मॉथ का, तो अगर यूका प्लांट और मॉथ जिसमें हमारे पास म्यूचुअलिज्म है, क्या है, म्यूचुअलिज्म, अगर एक एक्सटिंक्ट होगा, इफ वन एक्सटिंक्ट, अगर कोई एक एक्सटिंक्ट होगा, अनदर ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट। आपको समझ आ रही है, दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगर एक एक्सटिंक्ट होगा तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, इसे को एक्सटिंक्शन कहते हैं। को का मतलब होता है साथ में, को का मतलब टुगेदर, ठीक है। तो आप ये समझो ध्यान से कि जो पैरासिटिज्म है, पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म शो, क्या शो करता है, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है अगर एक एक्सटिंक्ट हुआ जो उस पर डिपेंड है, दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो गया। ये तीसरा रीजन है ना, तीन रीजन बता रहे, चार रीजन बताने थे हमें। पहला हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा को एक्सटिंक्शन। फोर्थ जो है बेटा हमारे पास, फोर्थ जो है, दैट फोर्थ इज बेसिकली, फोर्थ जो हमारे पास है वो है ये, क्या नाम है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये क्या होता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन ये क्या होता है। मेरी बात सुनो, आपने एक चीज पढ़ी थी वो वाला प्रिकली पियर कैक्टस। आप देखो किसी एरिया में अगर बाहर से कोई स्पीशीज आती है, वो बहुत तेजी से स्प्रेड करती है। तो देखो मान लो ये कोई एरिया है, यहां से बाहर से कोई स्पीशीज आई, जिसे हम क्या बोलेंगे, एलियन स्पीशीज। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एलियन स्पीशीज। अब ये एलियन स्पीशीज क्या हो जाएगी, ये बहुत तेजी से, ये आ गई, ये बहुत तेजी से स्प्रेड कर जाएगी। आप देख रहे हो, ये बाहर से आई और बहुत तेजी से स्प्रेड कर गई।
अगर बहुत तेजी से स्प्रेड करेगी, स्प्रेड वेरी फास्ट, क्योंकि वहां पर उसका क्या नहीं है, नो नेचुरल, रीजन लिख रहे हैं, रीजन नो नेचुरल प्रीडेटर, कोई उसका नेचुरल प्रीडेटर वहां नहीं है। उससे क्या होगा, अगर उसका वहां कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, आप क्लियरली रखें ध्यान से, मेरे पास क्या है, बाहर से ये एलियन स्पीशीज आई है और वो बहुत तेजी से फैली, क्योंकि कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, बहुत तेजी से फैली, तो उसकी वजह से क्या होगा, अदर स्पीशीज को हार्म होगा, अदर स्पीशीज गेट हार्म, दूसरी स्पीशीज को नुकसान पहुंचेगा और वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, दूसरी स्पीशीज को नुकसान पहुंचेगा और एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इसका पहला फर्स्ट जो मैं लिखूंगा, इसका आप समझे ध्यान से, एलियन स्पीशीज इन्वेजन में जो मैं फर्स्ट मतलब एग्जांपल लिखूंगा, वो आपने पढ़ा था पार्थीनियम, याद है आपको, कैरेट ग्रास, इसको किसके साथ लाए थे, गेहूं के साथ आ गया था, कैरेट ग्रास, ये है ना, ये वीड होंगे बेटा, ये वीड था हमारे पास एक, आप याद करो, इकॉर्निया, इकॉर्निया इंडिया में, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, और कोई एग्जाम्पल है, एक और वीड है बेटा, लेंटाना, ये भी वीड है, वीड, आप याद करो, इसे टेरर ऑफ बंगाल बोला था ना, ये याद आया आपको, टेरर ऑफ बंगाल बोला था इसको, है ना। तो अब मैं फोर्थ लिख रहा हूं यहां पे, फोर्थ बेटा हमारे पास क्या था, एक लेक थी विक्टोरिया अफ्रीका में, सुनना ध्यान से, एक लेक थी विक्टोरिया, वहां टूरिस्ट ने डिमांड करी यार बड़ी मछली लाओ, बड़ी मछली देखने में अच्छा लगता है ना, तो वहां पर क्या किया उन्होंने, ध्यान देंगे, वहां पर क्या किया, एक सेकंड देना मुझे, हाँ, वहां पर उन्होंने क्या किया, आप समझना इसे, वहां पर उन्होंने क्या किया, एक बड़ी मछली जिसका नाम नाइल पर्च था, काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी होती है, मतलब दोनों हाथ से भी ज्यादा, उसको ले आए, लगा कि यार लेक में लोग कभी देखेंगे बड़ी मछली देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम ये है, उसने वहां पर छोटी छोटी फिश जो एक्वेरियम में रखते हैं ना, उनको खाना स्टार्ट कर दिया, लगभग 200 स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर दी। तो आप समझो, एक फिश थी जिसका नाम था नाइल पर्च, नाइल पर्च फिश थी ये, है ना, उसको कहां इंट्रोड्यूस किया, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया, जिसकी वजह से ड्यू टू विच नियरली 200 स्पीशीज ऑफ चिकलिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई। आप देख रहे हो क्या स्पेशल बात है, ये इतनी फिश एक्सटिंक्ट हो गई, ये नाइल पर्च की बात है। अब इसके बाद फिफ्थ एक और एग्जांपल है, एक कैट फिश लाए थे बेटा, कैट फिश का नाम, इसको खाते हैं, क्लेरियस गैरीपाइनस, इसको बाहर से लाए थे, इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया, ड्यू टू इंडिया इलीगल करे थे, इलीगल इंडिया के पानी में कुछ लोगों ने इसको ले आए थे इलीगल तरीके से, एक कैट फिश थी अफ्रीकन, और ड्यू टू विच, ये अफ्रीका से लाए थे, ड्यू टू विच इंडियन कैट फिश गेट एक्सटिंक्ट, कंपटीशन किया होगा। आपको समझ आ रहा है ये? तो ये आप देख रहे हो, ये दिखा रहे हैं कि बाहर से किसी को लाने से कैसे एक्सटिंक्शन होता है। तो ये 4 मेजर रीजन हमने डिस्कस किए एक्सटिंक्शन के। अगर हम एनसीईआरटी देख पाए इसकी, तो ये देख सकते हैं, हमने हैबिटाट लॉस की बात करी है, आप देख लो हमारे पास क्या है, देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राई, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो जिसकी वजह से होता है। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल कहां से आता है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है 14% पे थे, है ना, अब वो सिर्फ 6% पे है, और उनको क्यों काट रहे हैं, जल्दी जल्दी काट रहे हैं, है ना। अब आप देखो अमेजोन फॉरेस्ट लॉस हो जाएंगे, कितने हेक्टर इतने, और किस लिए काट रहे हैं आप देख लो, इनको लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते थे, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए और बीफ कैटल के लिए ना, बीफ कैटल के लिए फॉडर रेज करना उनको, ठीक है, और डी ये कर रहे हैं। दूसरा, व्हेन लार्ज हैबिटाट को आप छोटे हैबिटाट में तोड़ देते हो, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, बताया था ना, बड़े को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और वो ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाता है, मैमल्स को, माइग्रेटरी हैबिटाट लाइक
जो मैमल्स और बर्ड्स है ना, एनिमल्स जैसे मैमल्स और बर्ड्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है? नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, है ना, लालच में बदल जाए। तो देख रहे हो, मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन लास्ट 500 साल में, स्टीलर सी काउ, है ना, प्रेजेंटली मैनी मैरीन फिश, मैंने एग्जांपल दिया ना मैरीन फिश का, भाई वर्ल्ड ओवर उसको हार्वेस्ट करते हैं खाने के लिए, पर कोई कंट्रोल नहीं है ना। एलियन स्पीशीज हो सकता है, जो हमने फोर्थ बताया, उसमें हमारे पास क्या, नाइल पर्च, लेक विक्टोरिया में लाए थे, 200 स्पीशीज चिकलिड फिश की एक्सटिंक्ट हो गई। उसके अलावा कैरेट ग्रास वगैरह का दे रखा है, कैरेट ग्रास, वाटर हाइसिंथ, है ना। और हमारे पास क्या है बेटा, आपके पास क्लेरियस गैरीपाइनस फॉर द एक्वाकल्चर पर्पस थ्रेट, है ना। आप देख रहे, इसको लाए थे क्लेरियस गैरीपाइनस को, तो उसने थ्रेट किया, एक्सटिंक्शन नहीं किया, मैंने एक्सटिंक्शन लिखा है, थ्रेट किया, है ना। रिवर्स में, इंडियन रिवर्स में बाहर से लाए थे। एक्वाकल्चर क्या होता है? पानी में कल्चर करना। को एक्सटिंक्शन क्या होगा? प्लांट और एनिमल स्पीशीज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अगर रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी है ना, रिप्लेस ना हो, तो एक अगर लॉस होगा तो दूसरा भी लॉस होगा, है ना, ये चीज है। अनदर एग्जांपल इज पॉलिनेटर, जैसे यूका प्लांट और वो वाला, है ना, वो उसका एग्जांपल है। अब यहां से हम क्या बात कर सकते हैं बेटा, देखो अब हम क्या बात कर सकते हैं कि हमने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसका एग्जांपल बता दिया। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है ये बता दिया। अब आपको क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है ना। तो वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो मेरे को रीजन देना पड़ेगा व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो मुझे वहां पर कुछ बेनिफिट बताने पड़ेंगे। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो मैं उसके 3 रीजन समझता हूं कि व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। उस 3 रीजन में सबसे पहला रीजन है नैरो यूटिलिटेरियन, दूसरा ब्रॉडली, तीसरा इथिकल। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक हेडिंग में पढ़ रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, है ना, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो जब कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं नैरो यूटिलिटेरियन। मतलब क्या, व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी क्योंकि मुझे डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं। मुझे क्या मिलते हैं, वी गेट डायरेक्ट बेनिफिट, वी गेट डायरेक्ट बेनिफिट। अच्छा एक चीज बेटा, उसमें वो पायलट फिश नहीं है, वो क्लाउन फिश है ना, मैंने गलती से पायलट लिख दिया, तो उसे ठीक कर लेना। मच्छर काट लिए, बताओ हद हो गई। क्या नाम है, पायलट फिश नहीं है, क्लाउन फिश है ना, ठीक है, ध्यान रखना, उसे ठीक कर लेना आप, है ना, ठीक है। तो वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, वी गेट डायरेक्ट बेनिफिट। तो डायरेक्ट बेनिफिट को हम क्या बोलते हैं, नैरो यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट, जो मुझे बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, है ना। ये समझो, मुझे क्यों बचानी है वो रीजन बता रहा हूं, है ना, मुझे क्यों बचानी है वो रीजन बता रहा हूं। आ जाओ जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे नैरो यूटिलिटेरियन। भाई देखो, बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत कुछ देती है, इकोसिस्टम अभी हमने पढ़ा नहीं, जब पढ़ेंगे तो उसके लास्ट उसमें हमने पढ़ा है इकोसिस्टम सर्विसेज। एक वैज्ञानिक ने बताया था भाई बहुत सर्विस देता है इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी मान लो उसे। तो बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या मिलता है, वी गेट डायरेक्ट बेनिफिट लाइक, डायरेक्ट बेनिफिट लाइक भाई फूड मिलता है, फॉडर मिलता है, पल्सेस मिलता है, क्लियर है, फूड मिलता है, फॉडर मिलता है, पल्सेस मिलता है। आप समझ रहे हैं ध्यान से, पल्सेस मिलता है, क्लियर है। तो फूड मिलता है, फॉडर मिलता है, पल्सेस मिलता है, आप इस चीज को समझो, है ना, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ये फूड, फॉडर, पल्सेस, फाइबर, टिम्बर, है ना, ये सारा ये सब, इनको हम डायरेक्ट बेनिफिट कहते हैं। तो पहला तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या होता है बेटा, मैनी मेडिसिन्स। मैनी मेडिसिन्स, हमें बहुत सारी मेडिसिन्स भी मिलती हैं बायोडाइवर्सिटी से। एनसीईआरटी कहती है कि लगभग जो भी आपके पास केमिकल्स हैं जिन्हें आप मेडिसिन की तरह यूज करते हो, लगभग 25% ऑफ टोटल मेडिसिन, टोटल टाइप ऑफ
मेडिसिन्स हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से, फ्रॉम प्लांट सोर्स। और आप देखो उसके कुछ नंबर अगर हम देखें लगभग 25,000 हैं। ऐसा आप देख रहे हो काफी सारे प्लांट है जिनसे आपको डायरेक्टली मेडिसिन्स मिलती हैं। थर्ड हम एक एस्पेक्ट लिखते हैं जिसे हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। बेटा देखो जैसे बायो इथिक्स होता है ना, ऐसे बायो प्रोस्पेक्टिंग होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे बायोटेक के चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट पेज पर कुछ टर्म्स लिखी हुई है, बायो रेमिडिएशन। ऐसे जो बायो से लेकर टर्म्स होती है ना, ये डायरेक्ट नीट में आ जाती हैं। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है, आपको आज पता है कि इस प्लांट से आप ये फायदा ले रहे हो, इसका फ्रूट खा रहे हो खाने के लिए, हो सकता है उसकी रूट में कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, यहां पर प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर एस्पेक्ट, फ्यूचर में आप उससे क्या फायदा ले सकते हो। आप समझ रहे हो? तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है कि फाइंडिंग, गूगल कहां से आ गए भाई, रुक जाओ, पढ़ाने दो हमें। इधर देखो भाई, बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर, माइक चेक करते हैं, माइक चेक, ठीक है, फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब आप क्या करोगे, उसका मॉलिक्यूलर, हो सकता है उससे कोई जीन से, आप मान लो कोई ऐसी जीन हो उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिसका फायदा ले सको। मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स को सर्च करेंगे टू फाइंड बेनिफिट। बेनिफिट्स लेने के लिए हम इसके ये वाले एस्पेक्ट सर्च करेंगे, इसे हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग कह रहे हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा हमारे पास तीन, हमने नैरो यूटिलिटेरियन पे बात करी। जब हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। इतनी जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं अमेज़न फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ हैं, काफी ऑक्सीजन बनाते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ। है ना, लंग्स ऑफ अर्थ है अमेज़न फॉरेस्ट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट है, वो हमारे पास लंग्स ऑफ अर्थ हैं। और ये अमेज़न फॉरेस्ट क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, ये अमेज़न फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो लंग्स ऑफ अर्थ हैं हमारे पास, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अगर आपको कभी कॉस्ट निकालनी हो, यार कितनी सर्विस कर रहे हैं हमारे पास, तो किसी, आपने देखा रिसेंट टाइम में ऑक्सीजन की क्या वैल्यू रही है ना, एक छोटा सिलेंडर भी पता नहीं हजारों का बिक रहा था। तो आप देखो कितनी वैल्यू है इसकी, है ना। अब वो तो कोविड का टाइम है, अगर नॉर्मली भी देखोगे तो काफी कॉस्टली है ऑक्सीजन ना, उस हिसाब से। दूसरा क्या है बेटा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टू प्रोड्यूस फ्रूट, जो फूड की तरह का मेजर सोर्स है, फूड का, खाने का मेजर सोर्स यही है ना। जो सीड भी होते हैं, फ्रूट्स ही तो होते हैं एक तरीके से, मेजर सोर्स ऑफ फूड। और अगर मैं यहां पर एक और पॉइंट लिखूं, दैट इज एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर क्या होता है बेटा, अच्छा लगता है। मतलब क्या हुआ, अगर ब्रॉडली इनडायरेक्ट बेनिफिट में अगर आप ध्यान से देखो, अगर जो ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स खिलते हुए, है ना, ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड बर्ड्स, ठीक है, ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड बर्ड्स, ध्यान से सुनेंगे, ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड बर्ड्स जो हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड बर्ड्स जो हैं हमारे पास क्या करते हैं बेटा, उनको वॉचिंग देम वी गेट प्लेजर, उनको देखकर हमें अच्छा लगता है। तो इसकी तो कोई कॉस्ट दे ही नहीं सकता ना बायोडाइवर्सिटी की, इसलिए हम कहते हैं भाई हम घूमने जाते हैं ना, हम वाइल्ड लाइफ रिजर्व, मतलब सेंचुरी जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, हम इसी के लिए तो जाते हैं, एस्थेटिक प्लेजर। देख रहे हो कितनी कॉस्ट है, गाड़ी लेकर आप जा रहे हो, इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, सिर्फ किसके लिए, एस्थेटिक प्लेजर के लिए। कुछ मिलता थोड़ी है वहां से, अच्छा ही तो लगता है, कुछ लेके थोड़ी आ जाते हो, पहाड़ थोड़ी ले आओगे घर,
है ना? हाँ ठीक है, हनुमान जी थोड़ी हो, आ जाओ इधर देखो भाई। इथिकल रीजन, हमने 2-3 रीजन की बात करनी थी। पहला हमने नैरो पढ़ लिया, दूसरा हमने ब्रॉडली पढ़ लिया, तीसरा इथिकल रीजन। इथिकल रीजन ये है बेटा, देखो एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि देखो भाई, हम जो ह्यूमन है माइक्रो प्लांट एनिमल के साथ अर्थ शेयर करता है। मान लो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका कोई मान लो इकोनॉमिक यूज नहीं है, इकोनॉमिक यूज नहीं है या इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है, उसका अधिकार तो है एग्जिस्ट करने का, और हमारी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि उन्हें बचाएं। समझ में आ रहा है? ये इथिकल रीजन है। तो हम यहां पे बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं यहां पर कि मेरे पास क्या है कि जो प्लांट है, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स, ये क्या है, दे क्या है बेटा, हैव राइट टू लिव। मैनी ऑफ देम नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, बट they have intrinsic value to exist। इनके पास एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जिंदा रहने की। आपको समझ आ रहा है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो मैं यहां पर बिल्कुल कह रहा हूं कि मैनी ऑफ देम नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है ना हो, पर उनके पास एक इंट्रिंसिक वैल्यू तो है जिंदा रहने की। आपको समझ आ रहा है? वो चाहेंगे जिंदा रहना। आपको क्लियर है बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू है जिंदा रहने की, एंड इट इज आवर मोरल ड्यूटी। ये हमारी जिम्मेदारी है उनको कंजर्व करने की, टू कंजर्व। तो आप क्यों कंजर्व करोगे? 3 रीजन बता दिए आपको। हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, और इथिकल रीजन है बचाने का। क्लियर? डन, बढ़िया। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी भी कुछ ऐसा ही बात कह रही है आपसे, है ना? एनसीईआरटी भी यही बात कह रही है आपसे कि क्यों बचाना है आपने, है ना? तो वो क्या बोल रही है देखो, वो यही कह रही है कि भाई नैरो यूटिलिटेरियन, है ना? नैरो का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट, है ना? जैसे कि फाइबर, फूड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब है। उसके बाद ये 25% ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन जो मार्केट में सोल्ड की जाती हैं वो प्लांट से डिराइव होती हैं। 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये वो टर्म है जिसे मैं कह रहा था बायो प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक, स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मैं पता लगाऊं कौन सा केमिकल मिल सकता है, कौन सी जीन्स मिल सकती हैं, ये है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो उसमें आप देखो, एक यहां ऑक्सीजन लिखा हुआ है जो आपके काम का है, उसके बाद पॉलिनेशन हो गया, और एक हो गया एस्थेटिक प्लेजर, है ना? वॉकिंग थ्रू थिक वुड, वॉचिंग स्प्रिंग, बुलबुल, ये सब ये तो कर लोगे, लेकिन ये 3 चीजें आपने समझनी है। इथिकल रीजन में क्या कह रहा है? कह रहा है भाई देखो, माइक्रोब्स वगैरह हैं जो हम अर्थ शेयर करते हैं, उनके पास क्या, मे नॉट हैव करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू, पर उसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू तो है जिंदा रहने की। देख रहे हो? इंट्रिंसिक, उसको जिंदा रहने का हक है बेटा, है ना? क्लियर है ना? और हमें पास करना है अगली जनरेशन में इस चीज को। ऐसा नहीं है कि सारी बायोडाइवर्सिटी खा के आप ही खत्म कर दो, अगली जनरेशन को कुछ तो दोगे बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल नहीं दोगे, है ना? ये हमारी मतलब जिम्मेदारी है। तो हमने इथिकल रीजन डिस्कस कर लिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आप बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व करते हो। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, उसको देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूं कि बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए आप देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि जैसे कुछ कंट्रीज बहुत डेवलप कर चुकी है, कुछ कंट्री अभी डेवलप नहीं करी। जब डेवलपमेंट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, रिसोर्सेज यूज करते हैं, फॉरेस्ट की लकड़ी भी यूज होती है, हम लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो अगर डेवलपमेंट होगी तो बायोडाइवर्सिटी यूज होगी। तो यहां पर 2 मेजर चैलेंज है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के। पहला चैलेंज ये है कि डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन,
एक साथ मूव नहीं करते, बहुत मुश्किल होता है साथ मूव कराना। दूसरा चैलेंज ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं कंजर्वेशन की वो बहुत लिमिटेड है। मतलब मैं आज अगर पूरे के पूरे सारे फॉरेस्ट को इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दूं, पर उसके लिए गार्ड्स कहां से लाऊंगा? बनाना मुश्किल नहीं है, पर उसकी सेफ्टी तो करनी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है। या मैं अगर आपसे कहूं कि आज मैं मान लो मैं फ्यूल नहीं जलाऊंगा जिससे मेरे फॉरेस्ट को लॉस होता है, मैं ग्रीन एनर्जी यूज करूंगा, सोलर पैनल लगाऊंगा, पर उतने पैसे तो हो सारी कंट्रीज पे। तो कंजर्वेशन, दो चीजें यहां पर आपने समझनी है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस पे आपने फोकस करना है। पहला, रिसोर्सेज लिमिटेड है कंजर्वेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है कंजर्वेशन के लिए, और डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन कैन नॉट गो टुगेदर। साथ जाना बड़ा मुश्किल है, साथ जाना बड़ा मुश्किल है एक साथ। तो हम क्या करते हैं, दो अप्रोच है इसको बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, दो अप्रोच फॉलो करते हैं टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहली अप्रोच है, फर्स्ट है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग यह है इन सिटू। इन सिटू का मतलब होता है ऑन साइट। ऑन साइट मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर आपको टाइगर बचाना है तो आप पूरा फॉरेस्ट बचा लो, टाइगर अपने आप बच जाएगा। पर यह आप तब कर सकते हो जब अर्जेंट नीड नहीं है। मान लो आपके पास 20 टाइगर है, आप पूरा फॉरेस्ट कर दो कि यहां कोई आएगा जाएगा नहीं, फॉरेस्ट हमने बचा लिया, टाइगर अपने आप बच गया। लेकिन अगर सिर्फ एक या दो टाइगर बचे हों, अब आप फॉरेस्ट बचाने जाओगे, पता चला वो भी दो कोई मार देगा उसे, या अपने आप मर जाएंगे। तो जब अर्जेंट नीड होती है तब नहीं करते ये तब करते हैं जब उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे बचाना है। तो ऑन साइट कंजर्वेशन को कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इसकी अप्रोच क्या है? इसकी अप्रोच ये है टू कंजर्व टाइगर, कंजर्व फॉरेस्ट, कंजर्व एंटायर फॉरेस्ट, पूरा जंगल बचाओ, ये इसकी अप्रोच है। टाइगर को बचाने के लिए पूरा का पूरा जंगल बचाना, ये इसकी अप्रोच है। किसकी अप्रोच है भाई? टू कंजर्व टाइगर, कंजर्व एंटायर फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल आपने बचाना है। ठीक है, क्लियर है? तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, कि अगर आपको टाइगर बचाना है तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट बचा लो। दूसरा ऑप्शन क्या है जिसे हम एक्स सिटू कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्या अप्रोच है हमारी? इसकी अप्रोच है कि आप क्या करो, टाइगर को निकाल के कहीं और बचाओ। तो देखो, आप देखो हमने क्या किया, ये आपके पास मान लो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, तो यहां से आपने इसके नेचुरल हैबिटाट से टाइगर को निकाला और मान लो जू में रख लिया। जू छोटा होगा डेफिनेटली, वहां रख लिया टाइगर को, तो उसके नेचुरल हैबिटाट से निकाल के बचा रहे हैं। तो मुझे पता है वहां पर बचा पाऊंगा ह्यूमन प्रोटेक्शन और केयर में। तो इसको क्या करेंगे, इसमें इट इज डन व्हेन अर्जेंट नीड, अर्जेंट नीड है, नीड ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की अर्जेंट नीड है। ऐसा हो गया तो अब तो बचाना ही पड़ेगा, अर्जेंट नीड है। तो ये हो गया मेरे पास एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये क्या हो गया? एक्स सिटू हो गया। ठीक है, और वो क्या था? इन सिटू था। यहां अर्जेंटली बचाना है मुझे, अर्जेंटली बचाना है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, यहां पर ऑफ साइट कंजर्वेशन करेंगे, ऑफ साइट कंजर्वेशन, अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटाट, ऐसा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन सिटू में। इसमें 3 अप्रोच होती हैं बेटा। पहली होती है, कैसे करते हैं, हॉटस्पॉट। दूसरी होती है प्रोटेक्टेड एरियाज, और तीसरी है हमारे पास सेक्रेड ग्रूव। ये 3 अप्रोच हम फॉलो करते हैं यहां पर। ठीक
ठीक है, 3 अप्रोच फॉलो करते हैं। सबसे पहले हॉटस्पॉट क्या होता है, मेरी बात सुनो। डेवलपमेंट भी करनी है, कंजर्वेशन भी करनी है। तो हमारा ये पर्पस है कि सबको कंजर्व करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करो, पूरी कंट्री में वो एरिया आइडेंटिफाई करो, या पूरे कंट्री वाइज नहीं होता एक्चुअल में। हॉटस्पॉट जो होता है यूनेस्को बनाती है, तो वो क्या करती है, किसी भी कंट्री में वो एरिया उस कंट्री को बताते हैं कि आपके यहां ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो हॉटस्पॉट क्या होते हैं कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट एक साथ नहीं चल सकते, तो क्यों ना कंजर्वेशन उस जगह की जाए जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? तो मैं अगर यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट नॉट अकर टुगेदर, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हॉटस्पॉट क्या होते हैं, वी नीड टू कंजर्व दोज एरिया विच इज बायोडाइवर्सिटी रिच, जिसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है। आप समझो ध्यान से, ऐसे एरिया कौन आइडेंटिफाई करता है, यूनेस्को करता है बेटा। तो यूनेस्को हमारे पास, उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB करके 1974 वगैरह में। उस प्रोग्राम में उसने हॉटस्पॉट बनाए थे ना। तो बेसिकली हॉटस्पॉट क्या है, मैं शायद अगर सही हूं तो मैं एक बार चेक भी करूंगा, पर आपको यही पढ़ना है। हॉटस्पॉट क्या होता है, हमारे पास ये बेटा बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं। तो इनिशियली ऑन अर्थ कितने थे, ये क्वेश्चन आया था, 25 हॉटस्पॉट थे। नाउ कितने हैं, 34 है। नाउ इट इज 34। हॉटस्पॉट कुछ नहीं होता बेटा, एक ऐसा एरिया होता है जहां ज्यादा कंजर्वेशन की जाती है, क्योंकि वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। इट इज 34, अब 34 है। अब क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं फीचर क्या है उसके हॉटस्पॉट के, फीचर ऑफ हॉटस्पॉट, सबसे पहले फर्स्ट वो बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होती है। ये क्या होता है भाई, एंडेमिज्म। जैसे मैं आपसे कहता हूं, एंडेमिज्म का मतलब सम स्पीशीज फाउंड ओनली देयर, फाउंड ओनली दैट एरिया, फाउंड ओनली दैट एरिया, सिर्फ उस एरिया में मिलेगा, उसे कहते हैं हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं हॉटस्पॉट वो एरिया होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं, जहां काफी बायोडाइवर्सिटी होती है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि हॉटस्पॉट में हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होती है। एंडेमिज्म मतलब जैसे कैंगरू है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ऐसी स्पीशीज को एंडेमिक कहते हैं, मतलब सब जगह नहीं मिलता। तो वहां पर कुछ स्पीशीज सिर्फ वहीं मिलती हैं, उसे कहते हैं हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। और एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है कि जो हॉटस्पॉट हैं, ध्यान से सुनो, हॉटस्पॉट ओनली मेक 2% ऑफ टोटल अर्थ एरिया। जितने हॉटस्पॉट हैं 2% ऑफ टोटल अर्थ एरिया है, बट इफ स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन कर दी जाए वहां पर, अगर वहां पर स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन कर दी जाए, देन लॉस इन बायोडाइवर्सिटी का जो रेट है, लॉस इन बायोडाइवर्सिटी का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज बाई 30%। मतलब जिस स्पीड से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है ना, उसकी स्पीड 30% तक कम हो जाएगी अगर मैं हॉटस्पॉट पे सही प्रोटेक्शन कर दूं। तो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होती है। पहले कितने थे, 25, अब अर्थ पर कितने हैं, 34। और आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, अर्थ पर ये इक्वेटर है, मैक्सिमम यहां पर मिलते हैं हॉटस्पॉट, ये 23.5 नॉर्थ और इसके बीच में मैक्सिमम ये एरिया है जो हॉटस्पॉट यहां पर होता है। ठीक है, और अगर आपको मैं यहां पर दिखाऊं इंडिया में कितने हैं बेटा, इंडिया में टोटल 3 हैं। अगर इंडिया की बात करें तो टोटल मेरे पास 3 हॉटस्पॉट हैं इंडिया में। इंडिया में कितने हैं, 3।
इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हैं देखो, देखो मेरे पास मान लो हम इंडिया का मैप इस तरीके से बना रहे हैं, मेरे को एग्जैक्ट मैप नहीं बनाऊंगा इतनी जल्दी के टाइम में ऐसे। तो एक एरिया ये है, देखो ध्यान से, एक एरिया हिमालय ये वाला, एक एरिया यहां से बर्मा, इंडो बर्मा, एक वेस्टर्न घाट से लेके श्रीलंका, 3 हो गई ये। अब देख लो ये 3 एरिया है। पहला एरिया हिमालयास, फर्स्ट हिमालय, जहां पर ये लोअर हिमालयास होते हैं बेसिकली, हिमालय रीजन। दूसरा है इंडो बर्मा, इंडिया और बर्मा, नॉर्थ ईस्ट, इंडो बर्मा रीजन। तीसरा है वेस्टर्न घाट से श्रीलंका। आ रहा है समझ, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। क्लियर है, ये 3 हॉटस्पॉट हैं, 1 2 3 इंडिया में। क्लियर है। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। अब ये क्या होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, आपने सुना होगा प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं। जैसे आपने सुना है कि हमने कानून बना दिए, लॉ बना दिया, लॉ बना के कुछ एरियाज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और क्या बना दिए, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, दीज एरिया, इन्हें शेड्यूल एरियाज भी कहते हैं। दीज एरियाज आर प्रोटेक्टेड बाई लॉ, प्रोटेक्टेड बाई लॉ। भाई वहां पर क्या है, कानून है कि ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ नहीं है। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप के हैं मेनली, हम 3 तरह के बात करते हैं। एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है ना, वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है ना, और बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन इसमें नहीं होती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाते हैं, उसमें ज्यादा प्रोटेक्शन होती है। और बायोस्फीयर रिजर्व तो इतना बड़ा होता है, कई बार 2-3 स्टेट में चला जाता है। इसकी नेचुरल बाउंड्री होती है बायोस्फीयर रिजर्व की। और अगर आप देखो कि इनके नंबर से भी आइडिया लग जाएगा आपको। इसका नंबर इंडिया में पहले 448 था, अभी तो ओरिजिनल नंबर बदला हुआ है, बढ़ गया है। नेशनल पार्क 90 थे, ये 100 के से ज्यादा हो गए। और बायोस्फीयर रिजर्व जब प्रिंट हुई थी तो 14, अभी 18 है। तो ये काफी बड़े होते हैं ना, ये क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। ये लार्ज साइज के होते हैं, काफी ज्यादा लार्ज साइज के होते हैं। और जब मैं इनको देखता हूं, मतलब ये कुछ काफी, इनकी नेचुरल बाउंड्री होती है। हो सकता है 2 माउंटेन के बीच में हो, कुछ नेचुरल टाइप की बाउंड्री होती है इनकी, बाउंड्रीज 2-3 स्टेट में जाते हैं ये। जैसे मान लो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसमें एक आउटर एरिया होता है, एक क्या होता है, आउटर एरिया होता है। आउटर एरिया में तो मान लो लोग जा भी सकते हैं। फिर हमारे पास बफर जोन आ जाती है, ये फिर हमारे पास क्या आ जाती है, ये बफर जोन आ जाती है, ये वाली, दिस इज बफर जोन। बफर जोन में सिर्फ रिसर्च एक्टिविटी अलाउड होती है। मान लो कुछ साइंटिस्ट वगैरह चले जाएं या कुछ और ऐसा स्टडीज वगैरह, रिसर्च वगैरह, इसको बफर कहते हैं। और सबसे अंदर जो मेन सबसे बड़ा एरिया होता है उसे कोर कहते हैं। कोर में कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई नहीं जाता वहां रोड भी नहीं होती बेटा, इंटरवेंशन है ना। और बफर एरिया जो होता है मेरे पास, बफर जो होता है बेटा, नॉर्मली बफर में स्टडीज वगैरह होती है और ये वो। और आउटर एरिया में मेरे पास क्या होता है, आप रोड वगैरह, कई बार रेलवे ट्रैक वगैरह ऐसा होता है, यहां से काफी बड़ा होता है ना बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क हमारे पास 90 है, इनको अपग्रेड करके इसमें कन्वर्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये दोनों स्पीशीज वाइज होते हैं, ये नेचुरल बाउंड्री होती है ना, काफी बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब आओ जरा, सेक्रेड ग्रूव क्या है भाई, ये तीसरा तरीका है बचाने का, वहीं पर बचाने का। सेक्रेड ग्रूव क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके ट्रेडिशन में फॉरेस्ट को बचाना है, मतलब उनका ट्रेडिशन ही यही है कि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। तो हमने क्या किया, उन ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज किया और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। वो ट्राइब्स को उस एरिया से कोई नहीं हटाएगा और उनके बाय नेचर वो कंजर्व करते हैं। तो हम ये कहते हैं बेटा, सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, सम ट्रैक्ट ऑफ लैंड, सम ट्रैक्ट का मतलब एरिया ऑफ लैंड इज केप्ट असाइड, अलग रख दिए जाते हैं फॉर कंजर्वेशन बाय ट्राइब्स। वही लोग इसे बचाते हैं
क्योंकि उनके ट्रेडिशन में है ये। ठीक है, ट्राइब्स। एग्जाम्पल अगर हम यहां पर लिख रहे हैं, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं तो पहला आएगा हमारे पास बेटा गारो खासी जैंतिया हिल्स। ये कहां पर है? ये बेटा मेघालय में है, जहां पर आपने सुना था सबसे ज्यादा रेन होती है। चेरापूंजी या माउसिनराम जगह का नाम है, वहां पर ट्राइब्स होती हैं उस हिल्स पे। तो ये उन्हीं हिल्स पर होंगी ट्राइब्स जो बचाएंगी। दूसरा है बेटा मेरे पास अरावली हिल्स, राजस्थान में। अरावली हिल्स मेरे पास कहां है? राजस्थान में। यहां पर कुछ ट्राइब्स हैं जिनको छोड़ा गया है कि भाई हाँ ये ट्राइब्स बचाएंगे फॉरेस्ट को, और वहां कोई और इंटरवेंशन अलाउड नहीं होती, कोई नहीं जाएगा वहां पे। तीसरा हमारे पास है खासी, नहीं खासी तो हो गया, हमारे पास सरगुजा, बस्तर, ये रीजन है जो मेरे पास कर्नाटका, महाराष्ट्र, कुछ ऐसा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ऐसा ये वाला एरिया, और हम लोग बोल सकते हैं छत्तीसगढ़, ये वाले उसमें आता ही है ना। सरगुजा, बस्तर, है ना, ये कुछ रीजन की ट्राइब्स हैं, वो वाली है। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप ट्राइबल, सम ट्राइब्स को ना, सम ट्राइब्स आर अलाउड टू कंजर्व, अलाउड टू कंजर्व, उनको कंजर्व करना अलाउड किया हुआ है। बचाएंगे, वही बचाएंगे भाई, उनको बचाना है ना। क्लियर है? अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, आप समझो ध्यान से। एक हमारे पास एक्सिटू कंजर्वेशन होती है, इन सिटू में यही तीन पढ़ने हैं। एक्सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है आप उसको उसकी नेचुरल जगह से निकाल के बाहर बचाओ। तो अगर आप एक्सिटू की बात करते हैं तो एक तो इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, अर्जेंट नीड होगी, दूसरा नॉट एट नेचुरल हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट में नहीं। और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जांपल आते हैं एक्सिटू के, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जू, जूलॉजिकल पार्क, भाई जू एक एक्सिटू है, वहां बचा रहे हैं। आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था बॉटेनिकल गार्डन, वो भी एक एक्सिटू है, वहां बचा रहे हैं। और कहां बचाओगे? सीड बैंक, सीड बैंक, सीड एक तरह का मतलब लाइफ ही है। सीड बैंक एक्वेरियम टाइप से है ना, एक्वेरियम ले लो, कुछ ऐसा कर लो, क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत कम टेम्परेचर पे ऐसा कुछ कर लो। तो ये सब क्या हो गया बेटा हमारे पास? एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू नेचुरल हैबिटाट से बाहर निकाल के कंजर्व करते हैं। अब हुआ क्या है बेटा, कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स, एक्चुअल में क्या होता है इंटरनेशनल, कई बार कुछ लोग जगते हैं और उनको ऐसा रियलाइज होता है चलो कुछ करते हैं कंजर्वेशन के लिए, तो वो कुछ नहीं करते, दूसरी कंट्रीज को बुला के मीटिंग सेट करते हैं। तो जो मीटिंग होती है वो ऐसे होती है इंटरनेशनल की, कि मेरे पास 1992 में रियो एक जगह थी, वहां पर वर्ल्ड समिट हुआ था, वर्ल्ड समिट हुआ था। ये रियो डी जेनेरियो बेटा, ये ब्राजील में है, यहां पर हुआ था। तो यहां पर इन लोगों ने कहा कि कंजर्वेशन करना, इन्होंने देखो क्या हुआ, काफी सारी कंट्री मिली, 192 कंट्री वगैरह मिली होंगी। कंजर्वेशन इन्होंने क्या मतलब, यहां का मेन पॉइंट क्या था वो याद करना है। तो काफी सारी कंट्री मिली 1992 में, उन्होंने कहा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करनी है, और इसकी क्या करनी है बेटा, इनकी यूटिलाइजेशन करनी है। यूटिलाइजेशन कैसी करनी है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करनी है। प्रॉपर मतलब कंजर्व करते हुए, है ना, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करनी है बायोडाइवर्सिटी, ऐसा कुछ का। फिर ये 10 साल बाद फिर मिले 2002 में, और वो जगह थी जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, वहां भी मीटिंग हुई, 10 साल बाद मिलते हैं ये। और यहां पर इन्होंने कहा कि यार बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो नहीं पा रही है, तो रिडक्शन इन रेट, स्पीड कम करो बायोडाइवर्सिटी लॉस की, रिडक्शन इन रेट इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस की स्पीड कम कर दी जाए। कैसे करोगे ये नहीं पता, कौन करेगा ये नहीं पता, अच्छा किस लेवल पे, एट लोकल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पे सब लोग मिलके काम करें। मतलब
असल में कुछ डिसीजंस नहीं होते। अगर कोई बायोडिको, मैं आपसे कहता हूं कि आप एक काम करो, आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी है, मैंने आपके ऊपर कोई रूल नहीं लाया, कोई रूल पे साइन नहीं करता कोई भी। सब कहते हैं यार हम कैसे करें साइन, हम ऐसा कर देंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, वो तो साइन नहीं होते, मिलते हैं, डिस्कशन होता है बढ़िया वाला, चाय पीते हैं, घर जाते हैं, है ना, ठीक है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर जो सच है तो है बेटा, है ना, ठीक है। हमारे पास एक चीज और है, एक लिस्ट होती है जो IUCN निकालती है, मैं इसको एक बार दिखा देता हूं आपको। IUCN ये लिस्ट निकालती है जिसे रेड डाटा लिस्ट कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड डाटा लिस्ट। इस लिस्ट में क्या है, 3 बड़ी कैटेगरी, देखो टोटल इस लिस्ट में रेड डाटा लिस्ट ऐसे निकालती है, रेड डाटा लिस्ट में टोटल 8 कैटेगरी हैं जिनको 3 पार्ट में रखा हुआ है। जैसे पहली कैटेगरी एक्सटिंक्ट की है, ये देखो यहां लिखा हुआ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब अब ये स्पीशीज खत्म हो गई। जैसे मान लो IUCN क्या करती है, एक लिस्ट निकालती है जिसमें स्पीशीज के बारे में होता है, और ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, मतलब जंगल में तो कोई स्पीशीज इसकी मिलती ही नहीं है। तो इन दोनों को हम किस में रखते हैं, एक्सटिंक्ट में रखते हैं, मतलब ये दोनों अब खत्म ही हो गई लगभग। अब ये 3 जो हैं, ये 3 जो हैं जिसमें मेरे पास क्या है बेटा, ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत ज्यादा खतरे में है, एंडेंजर्ड। दूसरा एंडेंजर्ड खतरे में है, और वुलनरेबल। वुलनरेबल का मतलब होता है इसको भी खतरा है, थोड़ा कम है पर खतरा है। तो इन सबको मैं एक कैटेगरी में रखता हूं थ्रेटेंड, मतलब खतरा, बहुत ज्यादा, थोड़ा कम और कम, है ना, 3 कैटेगरी हो गई। और फिर क्या है बेटा, नॉट, हमारे पास नॉट कैलकुलेटेड करके है, नॉट थ्रेटेंड का मतलब इनको कोई खास खतरा नहीं, काफी स्पीशीज है इनकी, काफी नंबर है। और बेटा नॉट लीस्ट कंसर्न, मतलब एक तरीके से हमने ना गिना ना कंसर्न है हम उतना, ठीक है। तो 3 या 3 2 5 2 7 या एक और होती है नॉट इवेल्युएटेड, टोटल 8 होती हैं ये, और इनको मैं 3 कैटेगरी में रखता हूं। तो हमारा ज्यादा कंसर्न इनको लेके, जो एक्सटिंक्ट हो गए उनका क्या करेंगे, इन पे ज्यादा कंसर्न रहता है, जिन्हें हम थ्रेटेंड कहते हैं। वो जो 15,500 वैल्यू दे रखी थी वो इन्हीं की थी जिनको खतरा है, ठीक है। वो 3 कैटेगरी में होते हैं, बहुत ज्यादा, एंडेंजर्ड, वुल्नरेबल, ठीक है। ये रेड डाटा लिस्ट होती है, ये एक्स्ट्रा है जो NCERT के बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो रहा है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कृपया ध्यान से देखें, सब समझ आएगा, NCERT पढ़ाइए, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय।